नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 7 फेडरलिज्म चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन देखा था, कुछ कंट्रीज में फेडरलिज्म किस तरह है और दुनिया भर के कंट्रीज में फेडरलिज्म में क्या क्या कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज है वो सब हमने देखा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारे नेशनल लीडर्स ने ये सोचा था कि इंडिया जैसे एक बड़ा कंट्री को गवर्न करने के लिए केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, रीजनल गवर्नमेंट्स की भी जरूरत है। बेसिकली पावर्स को शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में, क्योंकि देखिए इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी है दोस्तों, रीजनल डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। तो ये डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस के जो लोग हैं उनको भी पावर देना पड़ेगा, उनके साथ भी पावर्स को शेयर करना पड़ेगा। बेसिकली एक एक रीजन के जो लोग हैं उन्हें गवर्न करने के लिए उधर के लोगों का एक गवर्नमेंट होना पड़ेगा, है कि नहीं। सवाल बस यही था कि कितने पावर्स रीजनल गवर्नमेंट को देना चाहिए और कितने पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहिए। वैसे इंडिपेंडेंस से पहले मुस्लिम लीग की तरफ से काफी एजिटेशन हुआ था। उनका डिमांड यह था कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उधर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। पर देखिए जैसा इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ये प्रॉब्लम एक हद तक खत्म हुआ। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया ऐसा एक गवर्नमेंट हम फ्रेम करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट्स। तो बेसिकली हम ऐसा ही एक गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होंगे, रीजनल गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर्स देंगे और ये पावर्स के बीच में एक सेपरेशन भी होगा। सेपरेशन का मतलब जिस मैटर्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिस मैटर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ये भी चाहते थे कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी हमेशा मेंटेन करना चाहिए। मतलब यह है दोस्तों, रीजनल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स दिया, ऑटोनॉमी दिया, इसका मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल अलग है। हमेशा ये सोचना चाहिए हम सब एक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम सबका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में एक कोऑपरेशन हमेशा होना चाहिए, रिलेशंस अच्छा मेंटेन करना चाहिए और एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी मेंटेन करना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनिटी को एम्फसाइज किया। देखिए डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है जरूर, इसलिए तो रीजनल गवर्नमेंट्स दिया है, रीजनल ऑटोनॉमी दिया है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला है यूनिटी होना चाहिए। पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया। देखिए वैसे हम एक फेडरेशन है कि नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, फेडरेशन वाला जो शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। आपको मैं बताऊं यूपीएससी प्रीलिम्स में एक साल ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वैसे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के रिगार्डिंग सबसे मेन पॉइंट आर्टिकल 1 में आपको मिलेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो बेसिकली हमारे देश में कितने स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, ये सब के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब दोस्तों डिविजन ऑफ पावर्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक है पूरे देश के लिए जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक एक स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट है उसे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दोनों गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है, इनकी एरिया ऑफ एक्टिविटी भी क्लियरली डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल 1 में ही लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है सारे स्टेट्स को भी, इवन यूनियन गवर्नमेंट को भी। अगर स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में कुछ इश्यूज होता है तो इसे सॉल्व करने का पावर है जुडिशरी के पास। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बोला था, वही है दोस्तों ये जुडिशियल पावर। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट सब्जेक्ट्स विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूनियन एंड दोस अंडर द स्टेट्स। अब देखिए दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेशन बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट को दिया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेशन बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया हुआ है। अब हम ये
चार्ट देखेंगे दोस्तों, इसमें से आपको क्लियरली पता चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट से यूनियन लिस्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट से स्टेट लिस्ट में। और एक होता है दोस्तों कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिया हुआ है उसके ऊपर यूनियन एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेशंस बना सकते हैं। पर देखिए, अगर सेम लॉ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन लॉ बनाता है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है ना उसकी प्रियोरिटी होगी। मतलब आप समझ गए ना दोस्तों। देखिए, कंकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लॉज बना सकते हैं। मान लीजिए दोनों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा ना उसका वैल्यू ज्यादा होगा। नाउ यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी एंड कोड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिनमें पूरे देश का कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, पूरे देश का डिफेंस है ना, एक एक स्टेट का थोड़ी है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट ही देखेंगे। फिर देखिए फॉरेन ट्रेड, इंडिया और दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। करेंसी, हमारा जो रुपी है उससे रिलेटेड जितने लॉस वगैरह है वो भी यूनियन गवर्नमेंट करेंगे। रेलवेज, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, वार एंड पीस, ये सब कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें पूरे देश का कंसर्न है वो सब यूनियन लिस्ट में है दोस्तों। नाउ स्टेट लिस्ट देखिए, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। देखिए, देखने से आपको पता चल गया होगा ये ऐसे सब्जेक्ट्स है दोस्तों जो एक एक स्टेट को कंसर्न है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट को दिया हुआ है। इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है लॉस बना सकते हैं। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट। जैसे मैंने पहले बोला, दोनों यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉस बना सकते हैं। देखिए, एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। अब ये अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स में जो मिलावट होते हैं उसे अडल्ट्रेशन बोलते हैं। कई सारे केसेस आपने सुना होगा ना दोस्तों, हाई क्वालिटी आइटम्स के साथ लो क्वालिटी के कंटेंट्स का मिलावट करते हैं क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो लॉस है वो बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, फिर आता है अडॉप्शन एंड सक्सेशन। अडॉप्शन मतलब आपको पता ही होगा, जो बच्चों का अडॉप्शन होता है। फिर सक्सेशन मतलब बेसिकली इधर प्रॉपर्टी का सक्सेशन की बात किया जा रहा है। मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह शेयर होगा एक एक बच्चों के बीच में, या फिर बच्चों के जो हस्बैंड्स होगा, वाइफ होगा, बच्चे होंगे, तो वो सब के बीच में किस तरह प्रॉपर्टी का राइट्स होगा, ये सब सक्सेशन लॉस में लिखा रहता है। आपने रिसेंटली हिंदू सक्सेशन लॉ के बारे में सुना होगा ना, तो ये बनाने का पावर भी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और एक है दोस्तों, वो है रेसिड्यूरी पावर्स। अब ये क्या है? देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में जितने सब्जेक्ट्स हैं आपने देख लिया। अब ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स आएंगे दोस्तों आने वाले टाइम पर जो ये तीनों में नहीं होगा, उसे रेसिड्यूरी पावर्स में दिया हुआ है। अब उनके ऊपर लॉस बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। अब 1947 में कोई कंप्यूटर की बात करता था क्या? नहीं करता था, इतना पॉपुलर नहीं था। पर अब 2022 हो गया, अब तो कंप्यूटर के बिना कुछ काम होता ही नहीं है कि नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना पॉपुलर हो गया है। अब आईटी रूल्स बनाना है तो इधर कहीं मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन्ड है, तो ये आएगा फिर रेसिड्यूरी पावर्स में। समझ गए ना? अब आने वाले टाइम पर ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग। ठीक है, ये सब आएंगे, तो ये सब के रिगार्डिंग भी लॉस बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब ओटीटी आ गया। अब ओटीटी पहले था क्या? नहीं था। 80s 90s में तो ओटीटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, किसी को पता ही नहीं था ये क्या है। तो आजकल ओटीटी आ गया। अब ओटीटी से रिलेटेड कुछ लॉस बनाना है, तो ये सब रेसिड्यूरी पावर्स में, जो चीज इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है वो रेसिड्यूरी पावर्स में आएगा, और उनके ऊपर लॉस बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये डिविजन ऑफ पावर्स कुछ इस तरह किया हुआ है दैट economic and financial powers are centralized in the hands of central government by the constitution। जितने मेजर economic and financial powers है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना कोई पावर्स नहीं है इन रिलेशन टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स। फॉर एग्जांपल आप जीएसटी देख लीजिए, टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो एक एक स्टेट गवर्नमेंट को फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू देते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है,
पर रेवेन्यू सोर्सेस कम है। रेवेन्यू सोर्सेस मैक्सिमम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे एलोकेट करते हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। जैसे कि कुछ स्टेट्स को ज्यादा पैसे देते हैं जो बैकवर्ड स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स जो थोड़ा बहुत ठीक है उन्हें कम पैसे देते हैं, ठीक है। नाउ फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जितने पावर्स है उसे कई गुना ज्यादा पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसा क्यों किया? क्यों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल पावर्स नहीं दिया? इसका रीजन है दोस्तों, देखिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे हमारे देश में अलग अलग प्रोविंसेस थे जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। इसके साथ साथ कम से कम 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ठीक है। तो जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए इनमें से काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स ये बोलने लगा हम तो अलग रहेंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन क्यों करेंगे, हमारे पास तो रिसोर्सेस है, हमारे पास पैसे हैं, तो हम क्यों किसी यूनियन में ज्वाइन करें, हम अलग रहेंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे स्टेट्स बोला था जैसे कि हैदराबाद, ट्रावंकूर, जूनागढ़, कश्मीर, है कि नहीं, वो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे ही बोले थे। पर देखिए कैसे भी इन सबको मना के सरदार पटेल जी और वीपी मेनन ये सब बहुत काम किए और फाइनली हमारा देश बना जैसे अभी है। पर देखिए दोस्तों इसलिए है कि इतने सारे स्टेट्स थे, इतने सारे प्रोविंसेस थे, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, सबको एक साथ लेके चलना मुश्किल होगा अगर सारे स्टेट्स को पावर्स देंगे। तो हमेशा ऐसे ही रखना पड़ेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके पास इतने पावर्स हो ताकि बाकी सारे जो स्टेट्स को कंट्रोल करने का, तब जाके सबको एक साथ आगे लेके चल पाएगा। और एक बात यह है दोस्तों, अगर इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि पॉवर्टी का प्रॉब्लम, सोशल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम, ये सब सोल्व करना है तो एक सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट की जरूरत है। क्योंकि अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर्स देंगे तो जो स्मार्ट स्टेट्स होगा, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस होगा, ज्यादा पैसे होंगे, वो तो डेवलप हो जाएंगे, पर जो अगल बगल का स्टेट्स है, जो बैकवर्ड है, वो तो वही रह जाएंगे। तो हमेशा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत होगा दोस्तों जो स्ट्रांग है, जो सबको एक साथ लेके चले। तो अगर पूरे देश को डेवलप करना है, देश का जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ये सबको सोल्व करना है तो स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन इंश्योर करना पड़ेगा, स्टेट्स के बीच में प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहिए ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स भी देना होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया। Now let's look at the important provisions that create a strong central government. मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 1, द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए स्टेट का जो एक्सिस्टेंस है ना, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। कैसे? पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। देखिए पार्लियामेंट के पास ऐसे पावर्स है दोस्तों, एक नया स्टेट वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नया स्टेट को कैसे क्रिएट करेंगे? जो एक्सिस्टिंग स्टेट्स है उनके टेरिटरी से कुछ एरिया को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था, ठीक है। या फिर 2 स्टेट को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना सकता है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। एंड इट कैन ऑल्सो आल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम। स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसे ऑल्टर कर सकता है, स्टेट का नाम जो है उसे चेंज कर सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफगार्ड्स बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब देखिए अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम या बाउंड्री चेंज करना चाहता है तो वो बिल जो है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर का सजेशन पूछ लिया जाएगा कि हम आपका नाम चेंज करने वाला है, आपका क्या सजेशन है। कुछ केसेस में ऐसा होता है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर का डिमांड होगा नाम चेंज करने का, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। फिर भी ऐसा एक रूल है कि वो जो बिल है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। पर बात यह है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर का सजेशन अगर उल्टा भी होगा, मतलब वो ये नहीं चाहते होंगे कि उस स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, तब भी पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर का सजेशन है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। फिर भी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए जब ऐसा कुछ केस आ जाता है जो एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये मैंने बस आपको बता दिया तो आप समझ गए ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफगार्ड्स बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर का व्यूज लेना चाहिए, पर यह भी लिखा है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है।
अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। इधर नेशनल इमरजेंसी की बात किया जा रहा है दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है? जब कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, तो ये सारे सिचुएशंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है दोस्तों, तब ये फेडरल पॉलिटी वाला सिस्टम है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को जो पावर्स दिया हुआ है ये सब कैंसिल हो जाता है। पूरे जो पावर्स है पार्लियामेंट के पास आ जाता है। पार्लियामेंट ऑल्सो अस्यूम्स द पावर टू मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में जितने सब्जेक्ट्स है, बेसिकली स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स है, उनके ऊपर भी लॉस बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास आ जाता है जब नेशनल इमरजेंसी होता है। आप सबको पता होगा 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवाया था प्रेसिडेंट से। करीब 1-1.5 साल के लिए इमरजेंसी रहा था। तब कोई एक्सटर्नल अग्रेशन तो नहीं हुआ था, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बोल के उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। पर देखिए अगले इलेक्शन में इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो हार गए थे। इसके बाद अगला गवर्नमेंट आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किया और ये लिखा है नेशनल इमरजेंसी ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, वार कंडीशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये सब सिचुएशंस में ही डिक्लेयर कर सकता है करके। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भी ज्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स भी ज्यादा है। इनका रेवेन्यू सोर्सेस बहुत है दोस्तों, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रेवेन्यू सोर्सेस नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना पड़ता है कि हमें पैसे दे दो। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक एक स्टेट को ग्रांट्स देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है तो उन्हें ग्रांट्स भी कम मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कम मिलेगा। ऐसा हुआ है हमारे देश में। और ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में रिलेशंस कब अच्छा नहीं होगा, जब दोनों में जो रूलिंग पार्टीज है वो अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अभी का ही देख लीजिए, सेंटर में बीजेपी है, राजस्थान में कांग्रेस है, और बीजेपी और कांग्रेस तो राइवल्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना सेंटर मध्य प्रदेश को देगा जहां पे बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, उतना राजस्थान को नहीं मिलेगा। वैसे होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है, तो ये एक इश्यू है दोस्तों। तो इधर भी आपको सेंटर का जो पावर्स है वो ज्यादा दिख रहा है। और एक एग्जांपल बताऊं, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, आजकल प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया है। अब जो नीति आयोग है वो डिसाइड करते हैं किस तरह हमारा डेवलपमेंट हो। देश को डेवलप करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग एक थिंक टैंक करता है नीति आयोग। अब ये नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। बाकी जितने मेंबर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो इधर भी सेंटर का पावर आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखिए प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा रिसोर्सेज देने की जरूरत है, ज्यादा ग्रांट देने की जरूरत है, ज्यादा असिस्टेंस देने की जरूरत है, कौन कौन से स्टेट्स का इमीडिएट डेवलपमेंट अभी होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन को डिसाइड करने वाला यूनियन गवर्नमेंट का रोल इधर ज्यादा हो गया ना। तो वैसे देखा जाएगा तो मैक्सिमम पावर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट के पास बस रीजनल ऑटोनॉमी है। पैसे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। अगर मेजर कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना है स्टेट में, तभी सेंटर के पास जाना पड़ेगा। सेंटर को समझाना पड़ेगा कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कितनी जरूरी है, आप उसके लिए फंड कीजिए। तो समझ रहे हो ना। अगला है गवर्नर का पावर्स। आप सबको पता है हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। स्टेट्स में उन्हें गवर्नर बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ गवर्नर के पास ऐसे पावर्स है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व करने के लिए। बिसाइड्स, even in normal circumstances, governor has the power to reserve a bill passed by state legislature for the assent of president। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास हो जाता है, फिर वो बिल जाएगा गवर्नर का सिग्नेचर के लिए। जैसे पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, तो इस तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास आता है। गवर्नर चाहे तो वो बिल रिजर्व में रख सकता है फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब गवर्नर बोलेगा ये मेरा साइन से नहीं चलेगा, इस बिल में सिग्नेचर प्रेसिडेंट का चाहिए। तो ये बोल के गवर्नर चाहे तो वो बिल को रिजर्व में रख सकता है। एंड दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन एंड आल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो देम कंप्लीटली। तो गवर्नर के पास ये पावर है, मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो गया, क्योंकि गवर्नर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाएगा एक स्टेट लेजिस्लेशन को डिले करने का।
और इवन पास नहीं कराने। अगला है when the situation may demand that central government needs to legislate on matters from the state list। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 लिस्ट के बारे में बोला था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उनके ऊपर लेजिस्लेशंस बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पर देखिए, ऐसा एक सिचुएशन है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर लॉ बना सकता है। कब? इसके लिए बस राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास कराना है। यह मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था पिछले क्लासेस में, जब मैं आपको राज्यसभा के बारे में बता रहा था, याद होगा ना आपको। तो राज्यसभा में अगर एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर लॉज बना सकता है। Now, the Constitution clearly states that executive powers of the center are superior to the executive powers of the states। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो हमेशा स्टेट्स का एग्जीक्यूटिव पावर से ज्यादा होगा। ठीक है। फर्दरमोर द सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस तक पास कर सकता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 257 क्लॉज 1 में, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इंपीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, मतलब यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर से ज्यादा है, ये आर्टिकल 257 क्लॉज 1 में लिखा है। वैसे मैंने आपको और एक बात बोला था, अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाता है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बनाता है तो किसका लॉ लागू होगा? ऑब्वियस बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ से ज्यादा वैल्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ को। नाउ वापस आते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ सच डायरेक्शंस टू ए स्टेट एज में अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो वही है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। नाउ you have already studied in the chapter on executive that we have an integrated administrative system। जब मैं आपको चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा था तब मैं आपको इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताया था, बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया था। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इन ऑल इंडिया सर्विसेज में जितने ऑफिसेज थे वो पोस्ट होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। जैसे कि कोई स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा या फिर कोई सिटी का पुलिस कमिश्नर होगा, तो इस तरह उनका अपॉइंटमेंट रहता है। पर देखिए, उनका जो कंट्रोल है, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से भले वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो फिर भी उनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट्स कैन नेदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर दे कैन रिमूव दिस ऑफिसेज फ्रॉम सर्विस। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर नहीं है, नॉर दे कैन रिमूव दिस ऑफिसेज फ्रॉम सर्विस। इन ऑफिसेज को सर्विस से रिमूव करने का भी पावर नहीं है, ये पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इससे आपको पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स क्या क्या है। फाइनली आर्टिकल्स 33 एंड 34 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। देखिए, मान लीजिए कहीं पे मार्शल लॉ इंपोज किया हुआ है, जैसे कि कुछ दंगे चल रहा है, ठीक है, कुछ वायलेंस चल रहा है, तो उधर मार्शल लॉ इंपोज किया है। उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को भेजा, कुछ सेंट्रल फोर्सेस को भेजा। अब वो जो फोर्स उधर जो कुछ भी करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मतलब मारपीट तो होगा ही, उनके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले सकते। उन्हें प्रोटेक्ट करने का पावर है पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 33 एंड 34। समझ गए? नाउ दिस प्रोविजंस फर्दर स्ट्रेंथन्स द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रोविजंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को स्ट्रेंथन करता है। आपने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में सुना होगा, ये इसी प्रोविजंस के ऊपर बनाया दोस्तों, जहां पे इस तरह का टेंशन से, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम से, जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम से काफी सारे अटैक्स वगैरह होता रहता है। तो उधर सेंटर की तरफ से काफी सारे लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है। अब उनको पूरी छूट दिया हुआ है, बेसिकली पावर्स दिया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर। उनके ऊपर लोकल अथॉरिटीज कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो कुछ भी करे उनके अगेंस्ट एक्शन लोकल अथॉरिटीज ले नहीं सकता। ये सेंटर का काम है। वैसे देखा जाएगा तो ऐसे जगहों में जहां पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या फिर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, वायलेंस होते हैं, उन सब जगहों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंटर की तरफ से फोर्सेस आते हैं, है कि नहीं? अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मतलब उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा।
अब उधर के जो लोकल रेसिडेंट्स होंगे उनको तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जहां रहते हैं उधर ये लोग कंट्रोल करेंगे, सेंटर की तरफ से जो लोग आएंगे वो कंट्रोल करेंगे, वो उनको कहीं पे जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ठीक है, उनको रोकेंगे, आईडी पूछेंगे, तो इस तरह उन्हें परेशान तो करेगा ही, तो वो उनका काम है। अब वो जो काम करेंगे उसके अगेंस्ट लोकल अथॉरिटीज या फिर लोकल पुलिस जो है एक्शन लेते रहेंगे, तो फिर वो अपना काम कैसे करेंगे, वो काम नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा एक प्रोविजन दिया हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 33 एंड 34 में पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। इसलिए ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एनैक्ट किया हुआ है दोस्तों। इस एक्ट के अंदर इंडियन आर्मी को एक पर्टिकुलर जगह में पूरा अथॉरिटी दिया हुआ है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए जो कुछ भी करना है वो कर सकता है, कोई उनसे नहीं पूछेगा, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल अथॉरिटीज भी। समझ में है आपको? तो इससे आपको पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर्स है उसके बारे में। पर देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की वजह से आर्म फोर्सेस के लोग और लोकल लोग उनके बीच में हमेशा टेंशन होते रहते हैं। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, आपके गांव में कल मार्शल लॉ इंपोज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फोर्स को उधर डिप्लॉय करता है। अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले उस एरिया को पूरा कॉर्डन करेंगे, घेर लेंगे, इसके बाद अपना सिक्योरिटी पोस्ट लगाएंगे। फिर जैसे आप अपने गांव में चलते थे, खेलते थे, घूमते थे, वो सब नहीं हो पाएगा। सब चीज के लिए परमिशन पूछना पड़ेगा आर्मी पर्सनल से या फिर जो भी फोर्स आएगा उनके पर्सनल से परमिशन पूछना पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं खेलना है तो आपको नहीं खेलना है, वो बोलेंगे उधर नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमेशा आपसे आईडी पूछते रहेंगे। अगर उनको कुछ डाउट्स आया कि किसी घर में बॉम्ब है या फिर कोई वेपन है तो घर में घुस के भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब की वजह से हमेशा जो लोकल लोग और आर्म फोर्सेस पर्सनल के अगेंस्ट टेंशन होते रहते हैं, ये एक्ट के कारण। एक तरफ सोचेगा तो ये जरूरी भी है दोस्तों। आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने काफी सारे मूवीज वगैरह देखा होगा, जो टेररिस्ट वगैरह रहते हैं वो एक एक घर में जाके छुप जाते हैं। अगर आर्मी के पास उस घर में घुस के चेक करने का पावर नहीं है तो वो अपना काम कैसे करेंगे? देखिए, हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, टेररिस्ट एंड इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को 100% खत्म करना है, तो थोड़ा सा बियर तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा डिबेटफुल इश्यू है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। तो ये सारे जो प्रोविजंस है, इससे आपको पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम से शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।